हाय फ्रेंड्स, आई एम कैलाश एंड आप देख रहे हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन आज आपके लिए फिर से एक बार बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया है जिसका नाम होगा गॉस के नियम के अनुप्रयोग। अभी कुछ दिन पहले हमने गॉस का नियम पढ़ा था। अगर नहीं आपने पढ़ा, नहीं उसका वीडियो देखा तो जाके पहले गॉस के नियम का वीडियो देख लीजिए, क्योंकि जब तक गॉस का नियम आप नहीं जानते हैं, नहीं देखते हैं, तब तक ये वाला टॉपिक आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला टॉपिक पूरा जो होगा वो गॉस के नियम पर ही आधारित होगा। तो चलिए देख लेते हैं कि आज गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस के नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहला टॉपिक, एक समान लंबाई के सीधे तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अनंत लंबाई का एक सीधा तार होगा, उसके पास में कोई एक बिंदु होगा जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी होगी। तो चलिए देख लेते हैं सबसे पहले इसका चित्र। तो मान लेते हैं, माना एक समान चालक तार है जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे आपको सिंपल सा लिखना है, मतलब जैसे जैसे हम चित्र बना रहे हैं और साथ में बोल रहे हैं सिंपल सा, वैसे आपको पेपर में लिखना भी है। तो सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशित चालक तार है जो कि प्लस क्यू आवेश से आवेशित है। माना इस तार से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम लोग बिंदु P से जाता हुआ तथा तार के चारों तरफ एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। ठीक है, तो बिंदु P से पहली बात तो जाता हुआ और तार के चारों तरफ एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बन के तैयार हो गया है। और हम लोग मान लेते हैं कि माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है तथा क्षेत्रफल वेक्टर D वेक्टर A है। बिंदु P यहां लिख देते हैं। ठीक है, मान लेते हैं माना बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E है तथा क्षेत्रफल वेक्टर D वेक्टर A है। तब के कंडीशन में हम लोग सबसे पहले वैद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? वैद्युत फ्लक्स। तो निकाल लीजिए बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स। बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि बिंदु P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव D वेक्टर A है, तो D वेक्टर A के कारण जो वैद्युत फ्लक्स आएगा वो D फाई E आएगा। तो वैद्युत फ्लक्स D फाई E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? E डॉट D वेक्टर A। हम लोग जानते हैं कि वैद्युत फ्लक्स का फार्मूला D फाई E इज इक्वल टू कितना होता है? वेक्टर E डॉट D वेक्टर A। और हम लोग जानते हैं कि वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर कितना होता है? AB cos थीटा। ठीक है, सेम इसी फार्मूले से वेक्टर E डॉट D वेक्टर A को भी तोड़ लेंगे। क्या हो जाएगा? EDA cos थीटा। ठीक है, तो लिख लीजिए D फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा EDA cos थीटा, यानी दोनों पर से वेक्टर हट जाएगा और cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग जानते हैं। लेकिन अगर हम बिंदु P पर ध्यान दें तो बिंदु P पर वेक्टर E और D वेक्टर A की दिशा क्या है? समान है। अगर वेक्टर E और D वेक्टर A की दिशा समान है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? शून्य अंश। ठीक है, लिखोगे अगर E और DA की दिशा समान है तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा? शून्य अंश। तब के कंडीशन में D फाई इज इक्वल टू हो जाएगा EDA cos 0 अंश। और जानते हैं हम लोग चूंकि cos 0 बराबर 1 होता है, तब क्या हो जाएगा? D फाई इज इक्वल टू EDA इंटू में 1, यानी D फाई इज इक्वल टू हो जाएगा EDA। ठीक है, यहां तक निकल जाएगा हमारा वैद्युत फ्लक्स D फाई E इक्वल टू EDA। अब इसके बाद क्या करते हैं? इसके बाद हम लोग दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, और समाकलन किसके रिस्पेक्ट में करते हैं? समाकलन क्षेत्रफल A के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है, तो दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं। समाकलन ऑफ D फाई E इज इक्वल टू समाकलन ऑफ AEDA। यहां से देखेंगे जब समाकलन हटाते हैं तो D हट जाता है, यानी यहां से क्या हो जाएगा? फाई E इज इक्वल टू, और E पे तो D लगा नहीं है तो E तो ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा, E बाहर आ जाएगा और समाकलन ऑफ ADA हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जानते हैं चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? चूंकि बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बंद पृष्ठ समाकलन ADA बराबर कितना होता है? 2 पाई RL होता है, जहां पर L जो है वह गॉसियन पृष्ठ
की लंबाई कह सकते हैं या फिर ऊंचाई है। गॉसियन पृष्ठ की क्या है यल, लंबाई या फिर ऊंचाई है। तो यहाँ से यल आ गया, यानी हो जाएगा समाकलन ऑफ ए डी ए इज इक्वल टू 2πr_l। तो रख देते हैं हम लोग अपने समीकरण में, तो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू ई इंटू में समाकलन ऑफ ए डी ए का मान कितना है 2πr_l हो जाएगा। गॉस के प्रमेय से हम लोग जानते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। तो क्या कर देंगे, फाई ई का मान यहाँ पे लाके रख देंगे, रख दीजिए फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू ई इंटू 2πr_l। हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और इधर इनटू में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इनटू में हो जाएगा 2πr_l। इसके बाद यहाँ से लिख देते हैं ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल को पहले लिख देते हैं, क्यू अपॉन एल को पहले लिख देते, बचा कितना 1/एप्सिलॉन 0 इनटू में 2πr बचा, 2πr बचा। और हम लोग जानते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना होता है क्यू अपॉन एल होता है। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर कितना होता है क्यू अपॉन एल होता है, अर्थात क्यू अपॉन एल के स्थान पे कितना हम लोग लिख देंगे, लैम्डा लिख देंगे। चलिए लिख देते हैं ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल के स्थान पे लैम्डा और 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2π एप्सिलॉन 0 को पहले लिख दो, 2π एप्सिलॉन 0 इनटू में आर। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, ई इज इक्वल टू निकल जाएगा 1/2π एप्सिलॉन 0 को पहले लिख दिए, 2π एप्सिलॉन 0 को पहले लिख देंगे। इसके बाद हो जाएगा लैम्डा का 1 में गुणा करेंगे तो लैम्डा हो जाएगा अपान में आर। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि एक समान लंबाई के सीधे तार के निकट बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, E इज इक्वल टू 1/2π एप्सिलॉन 0 लैम्डा बाई आर, जहां लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व है, जहां लैम्डा क्या है रेखीय आवेश घनत्व। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, तो इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये मेनली सूत्र निकलता है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।